हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक, वेलकम टू जी सेंटिक। सो लास्ट टाइम ये सारी कहानी हमने देख ली थी, डायग्राम समझ लिया, ये कहानी समझ ली। आउटपुट जो प्रोड्यूस होता है उसके बारे में हमने बात कर ली। पोजीशन ऑफ द कोर के बारे में चर्चा हो रही है। अब देखिए, इनपुट डिस्प्लेसमेंट यदि हम देते हैं यहाँ पे, तो कोर की पोजीशन भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मैटर है। ये राइट में है या लेफ्ट में है, बराबर ना। डिस्प्लेसमेंट किधर भी, उधर इधर किधर भी हो सकता है, बराबर ना। तो इस डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग आउटपुट भी तो पता चलना चाहिए। जी सर, पता चल रहा है। डिस्प्लेसमेंट जब राइट में है तो पॉजिटिव आपका आउटपुट आ रहा है, यदि इस साइड है तो नेगेटिव आ रहा है। मतलब इसकी जो पोलैरिटी वो डिसाइड करके आपको बता रही है कि आपने जो इसको डिस्प्लेसमेंट दिया है ना, वो किधर दिया। जब ट्रांसड्यूसर को स्टार्ट किया था तो सबसे पहले हमने पढ़ा था POT, पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर में भी तो हम यही कहानी कर रहे थे। पोटेंशियोमीटर में भी हम डिस्प्लेसमेंट मेजर कर रहे थे। हमारे पास एक वायर था जिसपे कि वोल्टेज डिवीजन था, यानी कि हर एक पार्ट पे वोल्टेज, उस पर एक जॉकी हम ऐसे चला रहे थे, इस जॉकी को डिस्प्लेसमेंट दे रहे थे, और जहाँ ये रुक रही थी उसके क्रॉस उसके पर्टिकुलर अक्रॉस आउटपुट मेजर कर रहे थे वोल्टमीटर के द्वारा। देन कैलिब्रेशन ऑल द थिंग्स वी हैव सीन। बट पोटेंशियोमीटर में देखिए आप, यहाँ पे इसका कांटेक्ट है किससे, इसके साथ। तो देयर इज अ फ्रिक्शन, मतलब देयर इज अ लॉस, मतलब देयर इज अ एरर। बट यहाँ पे फ्रिक्शन लेस, तो इसका बहुत खूबसूरती, एलवीडीटी की खूबसूरती हो गई ना भाई साहब। कोई कांटेक्ट नहीं है, देयर इज अ नो फिजिकल कांटेक्ट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, यानी कि इनपुट क्वांटिटी और जो आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे, ये कहानी। ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे जब हमें सप्लाई भी देनी होगी तो यहाँ पे हम सप्लाई लगाएंगे। दिस इज नथिंग बट द एक्साइटेशन। ना इन दोनों सेकेंडरी वाइंडिंग को किस हिसाब से जोड़ेंगे भाई साहब, हम कुछ इस हिसाब से जोड़ेंगे दोनों को, और दोनों से आउटपुट ले लेंगे, बराबर ना। अब देखो, हम आगे बढ़ते हैं कि लास्ट टाइम तक हमने आपको ये सारी कहानी बता दी, हमने ये भी कहानी बता दी। अब ध्यान से सुनिएगा जरा। कौन सा इनपुट आपने लगाया सर? एसी इनपुट। इनपुट पे एसी सिग्नल है आपका, आउटपुट पे भी कैसा सिग्नल मिलेगा साहब? एसी सिग्नल मिलेगा। तो क्या ऐसे सिग्नल को शो करने के लिए हम क्या CRO लगा रहे हैं क्या, उसकी वेवफॉर्म को शो करने के लिए? नहीं ना। हम चाहते हैं कि जो भी यहाँ आउटपुट में आए उसका मैग्नीट्यूड या एम्पलीट्यूड मेजर कर पाए। लेकिन सपोज आपने यहाँ पे ऐसी सर्किटरी लगाई है जो कि जो भी ऐसी क्वांटिटी हो रही है उसका मैग्नीट्यूड आपको दे दे। ऐसी क्वांटिटी है ना आपके पास, हैविंग सम फ्रीक्वेंसीज, बट आप पिन पॉइंट के साथ दो चीजें कंक्लूड करना चाहते हैं। नंबर एक कि ये इसकी सेंटर पोजीशन से कितना डिस्प्लेस्ड हुई, और दूसरा किस डायरेक्शन में हुई। सिंपल इस एसी क्वांटिटी से भैया एसी दिया, एसी ले लिया, तो एक एसी सिग्नल को एनालिसिस कैसे कर पाओगे बताओ मुझे? ये एसी सिग्नल से कैसे पता करोगे कि किस साइड आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ है? नहीं कर पाओगे आप। सेम एक सिंगल एसी यदि कंपोनेंट ई डिफरेंस आपको मिल रहा है तो उससे आप कैसे बताओगे? क्या इसको देख के बता सकते हो कुछ? नहीं। सेम टू सेम सिग्नल यहाँ जनरेट हुआ विथ स्लाइड मॉडिफिकेशन इन द फ्रीक्वेंसी, तो कुछ ऐसा जुगाड़ करना पड़ेगा ना जी कि आउटपुट में आपको इसका पोजीशन के लिए मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन के लिए इसकी पोलैरिटी, दो चीजें कंसिडरेशन में आए। तो क्या होता है, यहाँ पर हम एक सर्किट लगाते हैं जिसे कि बोलते हैं फेज मॉड्यूलेशन डिटेक्टर। ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से क्या सुनिएगा जी? ध्यान से ये सुनिएगा कि यहाँ पे मैंने बोला कि फेज सेंसिटिव डिटेक्टर की सर्किटरी जो है, इसका काम यह है कि इस एसी सिग्नल को डीसी में कन्वर्ट कर देना। नंबर एक बात, किसमें? डीसी में कन्वर्ट कर देना। डीसी में कन्वर्ट करना मतलब ये कि सीधा मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर लेना, सीधा मैग्नीट्यूड को शो कर देना। जो ये क्वांटिटी है इसका डीसी क्वांटिटी, इसका डीसी, यदि ये 5 वोल्ट का सिग्नल है तो 5 वोल्ट आपको डीसी देगा, थ्रू आउट देगा, बराबर ना। तो पोजीशन के क्रॉस कितना डिस्प्लेसमेंट आपने दिया
सपोज दिस इज द सेंटर पोजीशन, इस सेंटर पोजीशन के इधर आप डिस्प्लेसमेंट दे रहे हो, तो हर एक डिस्प्लेसमेंट पॉइंट के लिए, हर एक डिस्प्लेसमेंट x1 x2 x3, हर एक डिस्प्लेसमेंट पॉइंट के लिए एक वेवफॉर्म जनरेट होगी। उस वेवफॉर्म का डीसी सिग्नल जो रहेगा उसका एक अपना मैग्नीट्यूड होगा। हो सकता है x इक्वल टू 1 के लिए मैं सिर्फ मान रहा हूँ 1 वोल्ट है, और उसके लिए 2 वोल्ट है, उसके लिए 3 वोल्ट है, लाइक दिस, अलग अलग के लिए अलग अलग। तो ये जो मैग्नीट्यूड है ऑफ द आउटपुट सिग्नल, जो कि एक डीसी सिग्नल है, उसका मैग्नीट्यूड तो शो कर देगा पोजीशन, उसका मैग्नीट्यूड तो शो कर देगा पोजीशन। अब इस x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -2, ये माइनस जस्ट की इस डायरेक्शन में है, इसके अकॉर्डिंग भी डीसी यानी कि एम्पलीट्यूड शो करेगा, तो एम्पलीट्यूड तो फिक्स है। नाउ फेस सेंसिटिव डिटेक्टर क्या करेगा, इस डीसी सिग्नल को पोलैरिटी के साथ रिप्रेजेंट करेगा, पोलैरिटी के साथ रिप्रेजेंट करेगा, जैसा कि मैंने ये बताया। पीएचडी फिर आपका फेस सेंसिटिव डिटेक्टर का काम है आपके ऐसे सिग्नल को डीसी में कन्वर्ट कर देना और साथ में पोलैरिटी भी रखना, यानी कि आपकी कोर सपोज यहाँ है और यहाँ रिस्पेक्ट में पॉजिटिव आउटपुट आएगा ना, तो ये शो करेगा, फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ +3 वोल्ट, पीएसडी में आउटपुट डिस्प्ले जो होगा वो +3 वोल्ट रहेगा। इस केस में यदि आपकी डाउन आपने करी तो -3 वोल्ट करेगा। अब यहाँ से हम ये समझ जाएंगे कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है मैग्नीट्यूड को देख के और किस डायरेक्शन में हुआ है। तो फेज सेंसिटिव डिटेक्टर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका, आपके एलवीडीटी का। अब जरा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। पीएचडी के बाद हम इस सिग्नल में एलपीएफ लगाते हैं, लो पास फिल्टर लगा देते हैं, ठीक है भैया, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ डीसी पास करवाना है, ठीक है। हमें यदि कुछ इसमें ऐसे कंपोनेंट, हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है, उन्हें नहीं रखना, बिकॉज अवर सिग्नल इज प्योरली डीसी सिग्नल। हमें जितना लो फ्रीक्वेंसी रखना है और यहाँ पे फाइनली ई नोट जो है आपका शो होगा ना। ई नोट एक डीसी सिग्नल होगा जो कि पोलैरिटी के साथ आएगा। इतनी बात क्लियर है क्या? नाउ इस सर्किट में मैं ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि बेस्ड ऑन दिस सर्किट वी डू नॉट हैव द क्वेश्चंस, सो अननेसेसरली नहीं खींच रहा, लेकिन फिर भी चीज़ें तो बतानी पड़ेंगी। जैसा कि मैंने बोला कि ये फेस सेंसिटिव, इसको डीमोडुलेटर भी बोलते हैं या फेस सेंसिटिव डिटेक्टर भी बोलते हैं, है ना। तो होता क्या है, जो इनपुट एक्साइटेशन फ्रिक्वेंसी है ना, सेम टू सेम फ्रिक्वेंसी से आपके इस सिग्नल को मॉड्यूलेशन, कम्युनिकेशन में पढ़े ना हम, पीएचडी का काम है इस सिग्नल को मॉड्यूलेट करे, इस सिग्नल को क्या करे जी, मॉड्यूलेट करे, है ना। इसीलिए इसको बोला फेस सेंसिटिव। ना मॉड्यूलेट करने के बाद मॉड्यूलेटेड सिग्नल यहाँ आया तो एलपीएफ लगता है, पढ़ा था ना, मॉड्यूलेटेड सिग्नल को एक्सट्रैक्ट करना। एक एलपीएफ, एक आरसी फिल्टर जिसे कहते हैं, उससे हम बनाएंगे और यहाँ से सिर्फ और सिर्फ आप एक्सट्रैक्ट कर लेंगे मैसेज वाला पार्ट। जैसे कि मॉड्यूलेशन में देखा था ना, एक तो मैसेज फ्रिक्वेंसी होती थी, एक कैरियर फ्रिक्वेंसी होती थी, इन दोनों का मिक्सिंग जो है वो मॉड्यूलेटेड सिग्नल वापस जाता था और फाइनली हम एफएम एक्सट्रैक्ट कर लेते थे, सिमिलरली ओवर हियर हमारे पास एक फ्रिक्वेंसी है आपके मोशन की, एक आपकी एक्साइटेशन फ्रिक्वेंसी है, दोनों फ्रिक्वेंसी है। यहाँ पे जो सिग्नल जनरेट हुआ ना, यहाँ पे जो सिग्नल जनरेट होता है उसकी फ्रिक्वेंसी के बारे में मैं बता देता हूँ। वो सिग्नल का जो फ्रिक्वेंसी, एक्साइटेशन फ्रिक्वेंसी नहीं होता बट एक्साइटेशन प्लस माइनस मोशन फ्रिक्वेंसी, ये सिग्नल का जनरेट होता है यहाँ पे। लेकिन आप यदि डीमॉड्यूलेशन कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ इनपुट डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में यदि आप सिग्नल को चाहते हैं, तो इसीलिए इस सिग्नल का मॉड्यूलेशन किया इस फ्रिक्वेंसी से और उसको आगे शिफ्ट किया और फाइनली एक्सट्रैक्ट कर लिया लो फ्रिक्वेंसी वाला सिग्नल, या यूं कह दूं कि ऐसा सिग्नल जिसमें सिर्फ और सिर्फ ये फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट हो। बात बराबर आई? चलिए सर, मान लो नहीं भी समझ में आया
तो कोई बात नहीं, क्योंकि सीधा मुद्दा इससे है कि आउटपुट में एक डीसी सिग्नल एम्पलीट्यूड के लिए शो होगा और विद पोलैरिटी होगा। बात खत्म हो गई। आगे की ये प्रोसीजर जो भी हो, है ना। तो पोलैरिटी का अपना महत्व है, एम्पलीट्यूड का अपना महत्व है, ठीक है। अब होता क्या है कि यदि ये एक्साइटेशन फ्रिक्वेंसी, फॉर एग्जांपल मैंने ले ली कि एक्साइटेशन फ्रिक्वेंसी यदि 1000 है, 1000 इज द एक्साइटेशन फ्रिक्वेंसी, तो ये जो है ना मोशन फ्रिक्वेंसी के मैक्सिमम 10 टाइम्स तक रहेगा। मतलब मोशन फ्रिक्वेंसी आपका 100 हर्ट्ज रहेगा, 100 हर्ट्ज रहेगा, मतलब 10 टाइम्स ज़्यादा है एक्साइटेशन फ्रिक्वेंसी। एक्साइटेशन फ्रिक्वेंसी जो है ना वो 10 टाइम्स ज़्यादा है ना। ये एट मैक्स है, ये मैक्सिमम वैल्यू एफ मैक्स बोल रहा हूँ मैं डिस्प्लेसमेंट का। यदि मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी डिस्प्लेसमेंट की ये है तो इसकी जो फ्रिक्वेंसी क्या हो सकती है, 10 टाइम्स ज़्यादा। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि हमें ध्यान रखने हैं, ठीक है सर। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं सर्किट को लेके, ठीक है। देखना जरा ध्यान से, अब मैं क्या कर रहा हूं आपके लिए, हम आपके लिए कर रहे हैं कि सपोज आपका जो मैंने आपको ये पॉजिटिव नेगेटिव ये जो दिखाया, ये मैं आपको वेवफॉर्म बना के भी शो कर सकता था, लेकिन कोई नीड नहीं, क्योंकि यू गॉट द पॉइंट ना। वेवफॉर्म बनाओ, उसको पॉजिटिव नेगेटिव दिखाऊं, क्या फर्क पड़ेगा। हालांकि आपके नोट्स में मैंने बना के दिया है, तो वहां से देख लेना, ठीक है। हम इसमें आपको बता रहे हैं कि हाँ यस, मान लो यहाँ पे KVL लगाऊं, मैं इस पूरे सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करना चाहता हूँ। यदि मैं यहाँ पे KVL लगाऊं तो ये जो EX होगा, EX इस डोमेन में लिख लेता हूँ, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी ले लेता हूँ। चलिए, तो ये हो जाएगा RIP प्लस ये क्या हो जाएगा भैया, इसका आपने मान लिया LPSIP, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 हो गई। इसमें किसी को कोई परेशानी है क्या? नहीं। अब यहाँ आते हैं, E1 की वैल्यू क्या है बताइए मुझे। E1S की वैल्यू है, वाई दिस E1 इज बिकॉज ऑफ दिस, और इनके बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस यदि M1 हो, सो आप क्या इसे ऐसा नहीं लिख सकते M1S गुणा IP, यस और नो। म्यूचुअल इंडक्टेंस वाला कॉन्सेप्ट, ये वोल्टेज बिकॉज ऑफ दिस म्यूचुअल इंडक्टेंस, बिकॉज ऑफ दिस फ्लक्स जो कि यहां से यहां लिंक हो रहा है, तो वोल्टेज इज क्या LS गुणा IP ना, तो LS की बजाय यहाँ पे M1S IP हो जाएगा। सिमिलरली यदि आप E2 की बात करें तो वो हो जाएगा M2S IP, वो हो जाएगा M2S IP बराबर। अब यदि आप देखेंगे कि आउटपुट क्या है, सो आउटपुट आपका वो है M1 माइनस M2 एंड दिस इज नथिंग बट SIP, IPS लिख सकते हैं चाहे तो। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है सिस्टम का जी? ट्रांसफर फंक्शन होता है आउटपुट इन S डोमेन डिवाइड बाय इनपुट इन S डोमेन जी, बराबर ना। आउटपुट क्या है M1 माइनस M2 SIP डिवाइड बाई, ये देख लीजिए जरा, R प्लस SLP, और ये IP आपका आया यहाँ से निकल के, सो IP गेट कैंसल्ड, आपके पास ये ट्रांसफर फंक्शन बच गया। तो ये ट्रांसफर फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस किसका निकाल लिया मैंने? LVDT का निकाल लिया, ठीक है। अब आगे क्या सर, ये देख लिया हमने, ये समझ लिया कहानी, बीच बीच के सारे पॉइंट्स समझ लिए, ठीक है। और अब इसके आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो एक बात तो कहानी क्लियर हो गई कि आउटपुट के LVDT के आउटपुट में आपको दो चीजें मिल रही हैं। नंबर एक क्या, DC वैल्यू, ये यूं कह सकता हूं कि सिर्फ एम्पलीट्यूड, ठीक है, और साथ में पोलैरिटी, ठीक, ये दो चीज आपको मिल रही है, पोलैरिटी, ठीक है। तो जो स्टैंडर्ड बुक्स में जो कैरेक्टरिस्टिक्स है LVDT का, वो क्या है भाई साहब? ये है कि
यदि आप राइट यानी कि x जो है ना वो यदि आप प्लस मतलब राइट समझ लीजिए, x जो है नेगेटिव मतलब लेफ्ट समझ लो, राइट और लेफ्ट। यदि आप राइट की तरफ वो कर रहे हैं, अपना डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड जनरेट हुआ सपोज इतना, तो ये एक प्लस डायरेक्शन में मैंने दिखाया है, सिर्फ मैग्नीट्यूड दिखाया है। नाउ आप नेगेटिव डायरेक्शन में भी देंगे तो आउटपुट में तो हम सिर्फ और सिर्फ एम्पलीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने ये पॉजिटिव स्केल पे दोनों को शो किया। देखो जरा ध्यान से, ये पॉजिटिव स्केल पे यानी कि एम्पलीट्यूड जो है वो पॉजिटिव है, यहाँ पे ही जो शो हो रहा है इस कैरेक्टरिस्टिक्स में, ठीक है। साथ में पोलैरिटी की यदि बात करूं तो यस, दो मैंने एक साइड इधर ले लिया, एक साइड इधर ले लिया, ये है आपकी राइट पोजीशन को शो करने के लिए, ये है आपकी लेफ्ट पोजीशन को शो करने के लिए, बराबर। अब क्या होता है कि ये सेंटर से कोर का मूवमेंट जो नियर टू सेंटर होता है ना, वहां के लिए तो आउटपुट का रिलेशन इसके साथ लीनियर है, लेकिन यदि अपन एजेस पे यानी कि मैक्सिमम पिक टू पिक वैल्यू पे चले जाते हैं ना, या इस पर्टिकुलर जो भी एलवीडीटी डिजाइन है जिस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए उससे ज्यादा पॉइंट के लिए डिजाइन होती, तो लीनियरिटी नहीं रहती। मतलब इस टाइम के बाद सिस्टम लीनियर नहीं रहता, सिस्टम लीनियर नहीं रहता। एक एलवीडीटी का यही सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि ये ओवर द टाइम मतलब ज्यादा एक बड़ी वैल्यू के लिए लीनियर नहीं होता। आई बात समझ में? लीनियरिटी इसकी लिमिटेड है ना। अब क्या होता है कि जैसे मैंने बताया था कि दोनों सेकेंडरी वाइंडिंग्स को आप आइडेंटिकल नहीं बना सकते, परफेक्टली आइडेंटिकल नहीं बना सकते। तो परफेक्टली आइडेंटिकल यदि नहीं बना सकते तो इस पे लिंक होने वाला वोल्टेज और इस पे लिंक होने वाला वोल्टेज परफेक्टली इक्वल नहीं हो सकते। तो यदि ये परफेक्टली इक्वल नहीं हो सकते तो इनका डिफरेंस जीरो परफेक्टली नहीं हो सकता। देयर वुड बी सम वोल्टेज, तो वो वोल्टेज जो है उसको हम बोलते हैं रेसिडुअल वोल्टेज, है ना। ये एकदम जीरो से स्टार्ट नहीं किया मैंने, ठीक है। रेसिडुअल वोल्टेज, रेसिड्यू यानी कि जो आपका नल पोजीशन पे भी या नल पोजीशन या वैल्यू पे भी जो शो हो रहा है, दैट इज द आपका रेसिडुअल वोल्टेज। बट इन प्रैक्टिस यदि आपने आपकी लैब में एक्सपेरिमेंट किए होंगे एलवीडीटी से, तो जैसे एलवीडीटी कनेक्ट किया और आपके आउटपुट सिस्टम में जहां आप मेजर कर रहे हैं वहां पे यदि कोई रीडिंग आ रही है तो आप उसे सेटिंग करके रीसेट कर देते हैं, है ना। कैलिब्रेशन ही तो बोलते हैं। आप उसे रीसेट कर देते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं, यानी कि ये जो एरर है इसको एरर ऑफ कर देते हैं, बराबर ना। तो हालांकि जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट वाली बात थी वो समझाने के लिए ये हमने आपको बताया, ठीक। तो तमाम वो चीजें हमने देखी एलवीडीटी की जो हमें समझनी चाहिए। हम क्वेश्चंस भी लगाएंगे गेट के भी और नॉन गेट के भी, लेकिन अब जरा ध्यान से देखिए कि इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हो सकते हैं, डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं। फ्रिक्शनल लेस है तो एक्यूरेसी अच्छी रहेगी, सेंसिटिविटी भी है, मतलब जितना लो से लो डिस्प्लेसमेंट मेजर कर पाए वो बोल सकते हैं कि सेंसिटिव है ना। और अब हमने इसका से इसका जो दिया वो से कहाँ तक दिया, सेंटीमीटर तक। तो इसका जो रेंज ऑफ मेजरमेंट है वो भी परफेक्ट है, रेंज ऑफ मेजरमेंट बहुत ही परफेक्ट है, ठीक है। और साथ में इसमें हिस्टेरिसिस लॉस इतना ज़्यादा नहीं है। हिस्टेरिसिस लॉस ऑलवेज वुड बी देयर ना, बिकॉज ये सर्किट है, मैग्नेटिक सर्किट है, आपकी कोर है वो खुद मैग्नेटाइज्ड हो रही है, कॉइल्स खुद मैग्नेटाइज्ड हो रही है, तो हिस्टेरिसिस आना। हिस्टेरिसिस के बारे में हम पढ़ चुके हैं ना ऑलरेडी, मेजरमेंट में भी पढ़े हैं, एंड शायद ट्रांसड्यूसर के स्टार्टिंग में भी कहीं ना कहीं इसका जिक्र हुआ। हाँ, हिस्टेरिसिस का मतलब क्या होता है, जैसे एक लोहा है उसको बार बार मैग्नेट उसके पास ला रहे हो, तो कुछ टाइम बाद वो लोहे में कुछ मैग्नेटाइज इफेक्ट हो जाता है, वो मैग्नेटाइज हो जाता है, हैं? तो इसे हिस्टेरिसिस बोलते हैं, ठीक है। अब यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब तक उसमें चुंबक है तब तक वो मैग्नेट की तरह काम कर रहा है, ठीक है भाई, लेकिन जैसे इसको हटाया फिर भी ये मैग्नेट की तरह काम कर रहा है, ये कैसे पॉसिबल? तो इसे ही हमने हिस्टेरिसिस बोला। अब इसके साथ परेशानी ये है कि अब चूंकि देखो तमाम जो मैग्नेटिक टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनका सबसे बड़ा समस्या ये है स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड। मतलब आसपास कहीं पे ऐसी जगह पे इसने आपको रख दिया हो जहाँ पे चुंबक हो, मैग्नेट हो, तो ये सिस्टम के वर्किंग को अफेक्ट कर सकती है, वर्किंग को अफेक्ट कर सकती है, ठीक है।
और दूसरा बात यह है कि इसको टेम्परेचर कुछ हद तक अफेक्ट कर सकता है। टेम्परेचर जो है हालांकि इतना ज़्यादा नहीं, जैसे पीजो इलेक्ट्रिक से यदि आप डिस्प्लेसमेंट मेजर कर रहे हो तो आपको पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल बड़ा चूज ही लेना पड़ेगा ना, क्योंकि आप रोचेबल सॉल्ट ले लिए तो वो तो ह्यूमिडिटी इफेक्ट होती है, टेम्परेचर इफेक्ट होती है, उनके मुकाबले पे इन पे इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं है, एलवीडीटी पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं है टेम्परेचर का, बट फिर भी उस पॉइंट में हम कंसिडर कर सकते हैं कि टेम्परेचर वाला प्रॉब्लम है। और साथ में यह है कि जैसे हाँ लो फ्रिक्वेंसी का डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन हम मेजर कर पाएंगे, हाई फ्रिक्वेंसी का ये जो वेरी हाई फ्रिक्वेंसी वाला जो डिस्प्लेसमेंट या एक्सेलरेशन है उसके लिए ये काम नहीं करेगा मतलब हाथ जुलेगा। क्यों? क्योंकि उसका भाई का खुद का इनर्शिया है और सपोज वाइब्रेशन आप हाई फ्रिक्वेंसी का इसको तुरंत लेके जा रहे हो तो इतना देयर वुड बी लैगिंग। सो बेस्ट क्या है, इसको बेस्ट ये है कि लो फ्रिक्वेंसी मोशन के लिए ही यूज कर लिया जाए, लो फ्रिक्वेंसी मेजर उसके लिए यूज कर लिया जाए, बराबर ना। तो ये सारे साइलेंस पॉइंट थे ना, गेट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए ना तो इतना कुछ खतरनाक कहानी है नहीं, ज़्यादा डिटेल में उसको कभी पूछा गया है नहीं, तो ढेर सारे क्वेश्चंस लगाएंगे। जितनी चीज़ें देने की थी हमने आपको देने की कोशिश इसमें करी है, ठीक है। कुछ चीज़ें लाइक वेवफॉर्म और ये सारी चीज़ें हमने आपको नोट्स में बना के दे दी है, तो उसका भी टेंशन नहीं लेना है, बराबर ना। नोट्स में हमने ये पीएचडी वाला सर्किट को और अच्छे से कि कैसे इसमें हमने ये किया, कैसे हमने इसको ऑसिलेट मतलब फ्रिक्वेंसी दी, एक्साइटेशन फ्रिक्वेंसी, उसका एक सर्किट बना के रखा है सिंपल सा, ठीक है। और इस पीएचडी के अंदर और यदि आप जानना चाहेंगे तो ये एक डायोड से बना हुआ सर्किट है, वही ना फुल ब्रिज टाइप का, 4 डायोड ऐसे लगाए, 4 डायोड मतलब यहाँ पे इस पर्टिकुलर में 4 डायोड, इसमें एक सिग्नल लगाया, इसमें एक मतलब सेम सर्किट लगाया। नाउ इसको और इसको एक साथ जब माइनस करके लिया तो डीसी फुल वेव टाइप का स्ट्रक्चर लिया, नाउ डीसी फुल वेव का जो ऊपर वाला पार्ट है वो उसका मैग्नीट्यूड शो कर दिया, मतलब आउटपुट में डीसी वैल्यू की बात हो रही है ना। तो इस टाइप से सारी चीज़ें हैं। अब हम क्वेश्चंस देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, कुछ कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस में भी समझाने लायक रहेंगे तो हम आपको वहाँ पे समझाएंगे, ठीक है। क्वेश्चंस के साथ मुलाकात होगी।